नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि राजनीति का अध्ययन कैसे किया जाए। देखिए, राजनीति सबसे पुरानी मानवीय गतिविधि है और इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष का तो है ही। तो 2500 वर्षों में क्या एक ही तरह की पद्धति थी जिससे राजनीति का अध्ययन किया जाता था, या अलग अलग प्रकार की पद्धतियां सामने आई? ये इस बात पर निर्भर करता है सबसे पहले तो कि राजनीति की परिभाषा क्या थी, क्योंकि राजनीति की परिभाषा भी समय के साथ बदलती गई है। जब परिभाषा ही बदल गई तो फिर उसका अध्ययन करने वाली पद्धति भी बदलेगी। तो ये तो आप मान लें कि 2500 वर्षों का जो इतिहास है राजनीति का, उसमें राजनीति की परिभाषाएं, उसका क्षेत्र, उसकी प्रकृति, उसका उद्देश्य परिवर्तित होता रहा है और उसके साथ ही राजनीति के अध्ययन करने की पद्धतियां भी बदलती रही है। तो सबसे पहले तो हम ये विचार करें कि राजनीति होती क्या है। देखिए, राजनीति की परिभाषाएं बदलती रहती है, राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र वगैरह भी बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो राजनीति को 2500 वर्षों से एक सूत्र में बांधे हुए है, जिसके कारण से हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर इसका अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता तो नए शब्द सामने आ जाते, जो जिस बात को हम बताना चाहते हैं राजनीति से, उसको प्रदर्शित करने वाले नई अवधारणा, नए शब्द आने चाहिए थे। नए शब्द आए हैं, लेकिन कोई भी नया शब्द ऐसा नहीं है जो राजनीति के क्षेत्र को, प्रकृति को, उद्देश्य को पूरा तरह से स्पष्ट कर सके, सिवाय राजनीति शब्द स्वयं के। इसलिए राजनीति शब्द का हम प्रयोग करते हैं आज भी, और राजनीति का अध्ययन करने की बात करते हैं जब राजनीति है। और जैसा अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य ही राजनीतिक प्राणी है, यानी कोई भी व्यक्ति बिना राजनीति के नहीं रह सकता है किसी न किसी रूप में। उस समय राजनीति का अर्थ, जब अरस्तु ने ये कहा था, तब अर्थ ये होता था कि राजनीति और सामाजिक गतिविधि में कोई अंतर नहीं है। यानी दूसरे अर्थों में हम कहें कि घर से बाहर जाते ही जो भी गतिविधि होती है वो सब राजनीतिक गतिविधि है। घर के अंदर जो हो रहा है वो उस समय के हिसाब से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो नहीं थी, डोमेस्टिक अफेयर्स थे, घरेलू बातें। घर से बाहर जाते ही, समाज में आते ही वो राजनीति में संलग्न हो जाता है। और ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो घर में नहीं बैठा रहना सकता, 24 घंटे घर में नहीं रह सकता। 1 दिन रह जाए, 2 दिन रह जाए, 10 दिन रह जाए, लेकिन वो बाहर जाके दूसरे व्यक्तियों के साथ अंत्यक्रिया करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, विचार साझा करना चाहता है, मिलकर काम करना चाहता है, हंसी मजाक करना चाहता है, दुख शेयर करना चाहता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या राजनीतिक प्राणी है। तो इसलिए उसका अध्ययन फिर कैसे करेंगे? तो उसका अध्ययन उस समय, जब प्लेटो, अरस्तु के समय की बात कर रहे हैं, जब आरंभ हुआ था इसका अध्ययन करना, जब उन्होंने किताबें लिखी थी, रिपब्लिक और पॉलिटिक्स वगैरह, तो वो ये मानते थे कि राजनीति का अध्ययन करने का मतलब मनुष्य के संपूर्ण सार्वजनिक गतिविधियों का अध्ययन करना है। और इसलिए ये गतिविधियां जो हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन हमें सोचना है कि ये जो समाज बना हुआ है जिसमें लोग सब काम कर रहे हैं, ये आदर्श कैसे बने? क्या आदर्श बन सकता है या नहीं बन सकता? क्योंकि हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो सब ये मान के कर रहे हैं कि भाई एक समय ऐसा आएगा जब सब लोग सुखी होंगे, सब लोगों में जो उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने की स्वतंत्रता होगी, उनमें सामर्थ्य होगी। समाज, सरकार या संविधान जो भी कहें आप, वो उसकी सहायता करेगी व्यक्ति की कि वो अपने सब कुछ चीज़ों को प्राप्त कर सके, और सबके लिए होगी ये। तो इसलिए उस समय सबसे पहले जो राजनीति के अध्ययन का तरीका सामने आया वो था दार्शनिक तरीका, परंपरागत तरीका कहते हैं जिसे। यानी उसमें राजनीति में क्या होना चाहिए उसके बारे में बात होने लगी, और जब उसके बारे में बात होने लगी तो फिर प्रश्न आया कि आदर्श राज्य क्या होता है, आदर्श व्यक्ति क्या होता है, मूल्य क्या होते हैं, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, नागरिक कौन होते हैं। वो नहीं जो अभी हैं, वो जो कि होने चाहिए। तो ऑट टू बी,
नॉट वॉट इज़ बट वॉट ऑट टू बी। प्लेटो ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये जो संसार जिसमें हम जो घूमते हैं ये तो अपूर्ण संसार है, ये तो ये तो छाया है, असली संसार तो आइडियाज़ का होता है। तो हमें वो आइडियाज़ क्या है पहले ये मालूम हो, फिर हम कोशिश करेंगे उस आइडिया तक पहुँचने की। अरस्तु वहाँ तक नहीं जाता, वो थोड़ा व्यवहारिक विचारक है, तो उसने कहा कि भाई जो व्यवहार में जो कुछ हो रहा है इसी में आदर्श खोज ले हम, तो एक अच्छा संविधान बना लें जिसमें हम सब का काम हो सके, एक अच्छा राज्य क्या है, उसकी नीतियाँ क्या है, इस पर बात कर लें, सद्गुण क्या होता है, और जो सद्गुण होते हैं क्या उनको जनता में क्रिएट किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते, इन सब बातों पर विचार करें। तो आरंभ ये होता है राजनीति के अध्ययन का कि राजनीति के आदर्श का अध्ययन किया जाए। उसमें सब लोग उस आदर्श पर सहमत हो, ज़रूरी नहीं है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उससे अरस्तु सहमत है या नहीं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों कोशिश यही कर रहे हैं। एक कह रहा है आइडियल हो, एक कह रहा है प्रैक्टिकल आइडियल हो, तो कोशिश सब वही कर रहे हैं। बाद में रोमन जो विचारक थे, सिसरो, सिनेका वगैरह, वो भी यही बातें कर रहे थे कि वर्च्यू क्या होता है, सद्गुण क्या होता है, अच्छा राजा क्या होता है, अच्छा शासन किसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर शासन अच्छा क्या होता है, व्यक्ति अपना जीवन सुखी कैसे रख सके, आदर्श क्या होता है, सद्गुण क्या होते हैं, इन पर विचार करना ही राजनीति का अध्ययन करना होता है। फिर 500 वर्षों का एक मध्य युग आता है, 700 वर्षों का, और मैकियावेली से पहले तक, मैकियावेली 16वीं शताब्दी में आता है, तो 16वीं शताब्दी से पहले तक राजनीति का अध्ययन करने का मतलब यही रहा था, करीब करीब। थोड़ा बहुत अंतर होता रहता है, क्योंकि मध्यकाल में ईश्वर की अवधारणा बहुत तेज़ी से सामने आई थी, और इसलिए मनुष्य के सार्वजनिक कार्यों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। एक तो वो जो कि ईश्वर, स्वर्ग, उससे संबंधित हो, आत्मा से संबंधित हो, वो तो धार्मिक कार्य हो गए, और जो सांसारिक कार्य हैं वो राजा से संबंधित हो गए, राज्य से संबंधित हो गए, वो राजनीतिक कार्य हो गए। लेकिन अध्ययन करने का तरीका वही था कि भाई आदर्श अच्छा व्यक्ति कैसे बने, अच्छा नागरिक कैसे बने, राजा अच्छा काम कैसे करे, राजा देवताओं का आशीर्वाद लेकर आया है, ईश्वर ने नियुक्त किया है, उसकी आज्ञा का पालन कैसे किया जाए ज़्यादा अच्छी तरह से, वगैरह। मैकियावेली ने पहली बार एक नया दृष्टिकोण दिया राजनीति के अध्ययन करने का। उसने ये कहा कि ये जो राजनीतिक अध्ययन हो रहा है अब तक, उसका यथार्थ की राजनीति से कोई संबंध नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, संबंध नहीं और फ़ायदा भी नहीं है। अब कोई राजा दुष्ट है, वो सही काम नहीं कर रहा है, कहीं की जनता के कुछ प्रतिनिधि हैं वो दुष्ट हैं, वो सही काम नहीं कर रहे हैं, स्वार्थी हैं, तो उनको वो राजनीति कर रहे हैं। उनको सुधारने के लिए राजनीति में क्या किया जाए, इसके बारे में कुछ चिंता हो ही नहीं रही। हम तो कह रहे हैं कि आदर्श राज्य कैसा हो, अधिकार क्या होते हैं, न्याय क्या होती है, नागरिकता क्या होती है, ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और भाई जो हो रहा है, ये राजा अत्याचार कर रहा है, ये राजा बहुत कमज़ोर है, हमारे राज्य को ये हरा रहा है, इसने हरा दिया हमारे राज्य को, हम पराधीन हो गए हैं, इसको कुछ ज्ञान तो दो राजनीति का, जिससे कि ये हमारे राज्य को सशक्त बना सके, सबल बना सके, शक्तिशाली बना सके, यहाँ के नागरिकों को सही प्रकार की सुविधाएं दे सके। अगर ये नहीं कर पा रहा है तो हमको उसको सलाह देनी चाहिए राजनीतिक, वरना राजनीति के अध्ययन का मतलब ही क्या है। तो मैकियावेली ने राजनीतिक अध्ययन की गति बदल दी, और इसीलिए उसको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता कहा जाता है। अब राजनीति में ये सवाल उठने लगा कि भाई हम राजनीतिक अध्ययन क्यों कर रहे हैं। जो सवाल प्लेटो और अरस्तु के समय था और जिसका उत्तर ये दिया गया था कि अध्ययन इसलिए करना है कि हम ये देखें कि आदर्श क्या हो, अब इस सवाल का उत्तर दूसरा हो गया है मैकियावेली के आने के बाद। इस सवाल का उत्तर यह है कि राजनीति का अध्ययन करने का मतलब यह है कि राजनीति हमको सबको प्रभावित करती है। राजा या राज्य हमारे ऊपर कैसे शासन कर रहा है ये हमको जानना ज़रूरी है।
उसकी नीतियाँ क्या है ये हमको जानना ज़रूरी है, सरकार क्या काम कर रही है ये जानना ज़रूरी है, समाज में शक्ति कैसे प्राप्त होती है और किसके पास है ये जानना ज़रूरी है, लेजिटिमेट पावर किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, सत्ता किसके पास है, तो कैसे आती है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो सब हमारे जीवन को, प्रतिदिन को, प्रत्येक काम को प्रभावित करते हैं। इसलिए अब राजनीति के अध्ययन का मतलब है कि राजनीति के यथार्थ का अध्ययन किया जाए। लेकिन राजनीति का यथार्थ करने का अध्ययन करने का मतलब क्या निकला कि उसने कहा कि जो यथार्थ का राज्य है उसका अध्ययन करो। उसको अगर हम सार में कहें तो यथार्थ के राज्य का अध्ययन करो। यथार्थ का राज्य उस समय तक राजा होता था, तो यानी राजा का अध्ययन किया जाए। और मैकियावेली ने जो द प्रिंस किताब लिखी थी वो वहाँ के राजा को सलाह देने के लिए लिखी थी कि भैया मैं ये जो लोग हैं, जनता है, इसका अध्ययन करके इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये जो शासन आप कर रहे हो ये सही नहीं होगा अगर आप इनके सबके व्यवहार को नहीं समझते, इनकी मनोवृत्तियों को नहीं समझते, साधारण आदमी कैसे सोचता है अगर ये आपको पता नहीं है, और साधारण आदमी कैसे काम करता है, किस के अधीन काम करता है, क्या वो विवेकी है, अविवेकी है, घृणा से काम करता है, प्रेम से काम करता है, ईर्ष्या से काम करता है, इमोशन से काम करता है कि रेशनलिटी से काम करता है, अगर राजा को ये मालूम नहीं है तो वो शासन कैसे करेगा। तो इसलिए राजनीतिक अध्ययन करने का अर्थ ये है कि राजा को ये सारी सूचनाएं होनी चाहिए कि अधिकारी कैसे सोचते हैं, साधारण आदमी कैसे सोचता है, कोई निर्णय राजा जो लेता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बारे में जनता क्या सोचेगी, राजा की बात जनता तक कैसे पहुंचानी चाहिए, राजा को अपने राज्य को शक्तिशाली कैसे बनाना चाहिए, इन सब के बारे में मालूम हो तब राज्य शक्तिशाली होगा और जनता का भला कर पाएगा। तो इसलिए राजनीति का अध्ययन करने का मतलब है राजा या सरकार, जिसे हम कहें राज्य, उसका अध्ययन करना है मूल रूप से। कौन सा? वो नहीं कि जो आदर्श हो, वो जो कि यथार्थ में है। ये बात मैकियावेली ने सबसे पहले पुरजोर तरीके से स्थापित की और यहीं से आधुनिक राजनीतिक चिंतन आरंभ होता है, आधुनिक राजनीति का अध्ययन आरंभ होता है, या राजनीति का आधुनिक अध्ययन आरंभ होता है। 17वीं 18वीं शताब्दी में उसके बाद में विचारक आए जिन्होंने सबसे पहले तो राजा की अध्ययन करते हुए ये बताने की कोशिश करी कि राजा देवी अवतार नहीं है। कि देवी अवतार होने पर सारी जनता ही मान लेती है भाई हमारे तो भाग्य में ऐसा है और भगवान ने राजा इसको बना के भेजा है, अब ये अत्याचार करे या हमारा भला करे ये तो यही जाने, क्योंकि इसको तो भगवान ने बनाया, हम क्या करें। तो इस धारणा को मैकियावेली ने सबसे पहले तोड़ने की कोशिश की। बाद में 3 विचारक आए जिनको हम जानते हैं, जिनको सामाजिक अनुबंधकारी कहते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, और फिर मोंटेस्क्यू साथ में। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने कि सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थियरी को जन्म दिया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका या परिणाम क्या हुआ राजनीति के अध्ययन करने का? इसकी पहली बात तो ये आई कि राजा या सरकार जो बनती है वो ईश्वर नहीं बनाता, वो हम लोग बनाते हैं। जनता बनाती है सरकार को, चाहे वो हॉब्स का लेवियाथन हो, एब्सोल्यूट पावर वाला हो, लॉक का लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हो, या रूसों के सामान्य इच्छा पर आधारित राज्य हो। ये सभी राज्य देवीय नहीं है, ये जनता के द्वारा बनाए गए हैं किसी न किसी रूप में, जिसको जैसा अच्छा लगा वैसा बनाया। और इसलिए इस राज्य के बनने पर जो 3 अंग सामने आए सरकार के या राज्य के, जो लॉक सबसे पहले बताता है और बाद में इसको स्वीकार कर लिया गया मोंटेस्क्यू के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा। 18वीं शताब्दी के अंत में आते आते ये स्वीकार्य हो चुका था कि राज्य के 3 अंगों में अंतर करना ज़रूरी है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया कि 3 अंग होते हैं और उनमें संबंध कैसे होने चाहिए। जो मोंटेस्क्यू का सिद्धांत था, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस, वो उसमें सबसे पहले इनकॉर्पोरेट किया गया, किसमें? अमेरिका के संविधान में, जो 1780 के दशक में आया। तो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के बीच में ये स्थापित हो गया कि राजनीति का अर्थ है
जो यथार्थ का राज्य है और उस राज्य के जो 3 अंग हैं उनका अध्ययन करना, उन 3 अंगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसका अध्ययन करना, जो संविधान का अध्ययन करने का मतलब है इसका। बेजहट ने संविधान का अध्ययन किया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन वहाँ परंपराएं कैसे आई जिससे कि वहाँ संविधान बन के चल रहा है। अमेरिका का संविधान तो लिखित में आ ही गया। तो ये बात की गई कि संविधान जो कि शक्तियों में बंटवारा करता है, राज्य और सरकार में अंतर होता है, राज्य के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनकी संरचना कैसे होती है, उनकी शक्तियाँ कैसे होती है, उनके आपस में संबंध कैसे होते हैं और जनता का इससे क्या संबंध होता है। क्या ये जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है या जनता को कुचलने के लिए बने हैं। तो चूंकि जनता ने स्वयं ने बनाई सरकार या राज्य बनाया है, अब देवीय ओरिजिन की बात नहीं की जा रही है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जनता के अधिकारों की रक्षा, उनकी ये व्यक्तिगत सुरक्षा और उनको स्वतंत्रता मिल सके, इसके लिए ये राज्य बना है, ये सरकार बनी है, ये 3 अंग जो है राज्य के बने हैं। और इसमें जॉन लॉक का सबसे बड़ा योगदान है जिसने कहा था कि राइट्स आर नेचुरल। व्यक्ति के पास जो अधिकार होते हैं वो राज्य सरकार नहीं देती, वो जन्म के साथ उसके साथ होते हैं। इसलिए जो भी संस्था बनेगी उसका पहला काम ये कि इन अधिकारों की रक्षा करे, जिससे कि वो जैसे शरीर का अंग है व्यक्तियों के, तो पहला काम सरकार का क्या होता है, भाई कोई किसी को मारपीट ना करे, अंग भंग ना करे। वैसे ही अधिकार भी उसके अंग है, तो उन अधिकारों को छीन ना सके, इसकी सुरक्षा करनी है राज्य को। तो ये बात 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में स्थापित हुई, जिसे हम राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं कि राजनीति का अध्ययन कैसे आधुनिक तरीके से किया जाए। अब 19वीं शताब्दी में आकर एक और परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन था कि राजशाही सब पे समाप्त हो रही थी। इंग्लैंड में तो अभी भी है लेकिन वो नाम मात्र की है। अमेरिका में राजशाही कभी रही नहीं। तो वहाँ पर जो संविधान बना जिसके अंतर्गत सरकार बनी, तो माना गया कि भाई यहाँ पर चुनाव के द्वारा सरकार बनेगी, लोग चुनेंगे। एक सिस्टम बनाया कि राष्ट्रपति को चुना जाएगा, वो राजा का सब्स्टिट्यूट था कि राष्ट्रपति होगा जो शासन करेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। एक व्यक्ति के पास शक्ति रहे तो वो जो करना चाहता है उसको ढंग से क्रियान्वित कर सके, लेकिन उसके पास शक्ति इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी के दबाव में ना आए, वो निरंकुश हो जाए। तो बाद में जाकर 20वीं शताब्दी में अमेरिका संविधान में संशोधन किया गया कि एक राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा नहीं चुना जाएगा। भाई इतना बड़ा देश है, उसमें हजारों लोग हैं जो राष्ट्रपति बनने हैं, लोग एक ही आदमी है क्या? और अगर देश में ऐसे लोग नहीं हैं तो फिर देश बनने लायक ही नहीं है। अगर किसी देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने वाले हजारों लोग नहीं हैं तो वो देश किस काम का है? वो काय का देश है? फिर एक ही आदमी के पीछे लगे रहोगे तो बाकी सब क्या है? तो ये बात अमेरिकन संविधान ने स्वीकार की थी कि भाई राष्ट्रपति बनेगा, उसके पास राजा की तरह बहुत सी शक्तियाँ होगी, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होगा, लेकिन उसकी शक्तियों पर सीनेट का और जुडिशरी का किसी न किसी रूप में दबाव रहेगा, उस अंकुश रहेगा। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि सेकेंड हाफ में मुख्य रूप से 1850 के बाद में जब चुनाव नियमित रूप से होने लगे, हालांकि चुनाव एडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं हो रहे थे जो आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है एज के आधार पर। उस समय जनता का बहुत छोटा हिस्सा चुनाव में भाग लेता था, क्योंकि बहुत सारे मापदंड बनाए गए थे चुनाव में वोट देने के लिए कि उसके पास संपत्ति कितनी है, वो मेल है या फीमेल है, कई प्रकार के क्राइटेरिया थे। उसमें बहुत 1/5 से भी कम लोग थे जो वोट देते थे, लेकिन फिर भी कम से कम शुरू तो हुआ, जनता वोट तो देने लगी और वोट से सरकारें गिरने लगी, बनने लगी। तो 1850 के बाद में आते आते अमेरिका में और इंग्लैंड में, जो 2 सबसे पुराने लोकतंत्र के, लगातार लोकतंत्र के बनाए रखने वाले देश हैं, तो उनमें ये बात सामने आई कि अब
वोट देने के लिए हमें किसी व्यक्ति को नहीं चुनना है, हमें एक राजनीतिक दल को चुनना है। क्योंकि व्यक्ति को आप चुनते हो तो वो क्या करेगा ये पता ही नहीं जनता को, तो वोट दे के क्या करे। और मान लीजिए वोट दे भी दिया, उसने कुछ कहा और बाद में वो अपने काम क्रियान्वित ही नहीं कर पाए क्योंकि दूसरे दल की सरकार सीनेट में, सिंडिकेट में आ गई, या उधर इंग्लैंड में जैसे मानो संसद में दूसरे लोग आ गए, तो उस व्यक्ति का क्या मतलब है। तो राजनीतिक दलों का निर्माण हो चुका था, वो मजबूत हो गए थे 1850 के बाद में आते आते। और सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में राजनीति में ये समझा जाने लगा कि भाई हमें राज्य का अध्ययन तो करना ही है, राज्य के तीनों अंगों का अध्ययन करना है, संविधान का अध्ययन करना है। इसी समय पता पड़ेगा कि शक्ति किसके पास है, अधिकार किसके पास है, सत्ता किसके पास है, वो क्या नीतियाँ बना रही है, हम पर क्या प्रभाव डाल रही है। लेकिन असली जो ये निर्णय लेने वाले लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो राजनीतिक दल में निर्णय लेते हैं और वो चुनाव में जाकर उसका प्रचार करते हैं कि हमको अगर वोट दिए तो हम सत्ता में आकर ऐसा करेंगे। तो हमें राजनीतिक दलों का अध्ययन करना चाहिए कि वहाँ पर कौन व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण लीडर बन के एमर्ज हो रहा है, उसकी क्या नीति है, उसके क्या मूल्य है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, क्योंकि वो सब अफेक्ट करेगी सरकार के कार्यों में। वो अपनी कार्यप्रणाली को लेके आएगा। जैसे आपने सुना होगा कि मार्गरेट थैचर जब 1970 में अपने दल की, कंजर्वेटिव दल की नेता बनी, तो उसने सबसे पहले उस दल की नेता में जब इकट्ठे हुए सब लोग, और जो दल का नेता बनता है क्योंकि उनके पहले जो सरकार थी उनकी वो हार चुकी थी, तो कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना नेता बदला। तो इसने सबसे पहले वहाँ पर क्या कहा कि भाई मैं क्या करूँगी। मैं वो किताब लेके गई, उसने झोले से किताब निकाली और कहा ये किताब है, इस किताब में जो लिखा गया है मैं उसको लागू करने का प्रयास करूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी बाय फ्रेडरिक हेयक, इस किताब को लेकर गई और कहा ये किताब है, इसमें जो दिए गए हैं मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी, ये है मेरा भाषण। तो वो नेता बन गई। तो अब जो वो वोट देंगे उसको, उस पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी को, उनको मालूम होगा कि ये पार्टी सरकार में आकर क्या करेगी। तो पॉलिटिक्स क्या हो गई, ये हो गई कि पॉलिटिकल पार्टी में राजनीति चल के कौन महत्वपूर्ण बन रहा है, यही पॉलिटिक्स है, इसका अध्ययन करें। तो राजनीतिक दलों का अध्ययन होने लगा कि उनकी संरचनाएं क्या है, उनको वोट कौन देते हैं, उनके मेंबर्स कौन है, उनमें कौन इंपॉर्टेंट नेता है, उनमें बदलाव कैसे आता है नेतृत्व में वगैरह। दूसरा, इसके साथ चूँकि चुनाव होने लग गए थे नियमित रूप से, तो चुनाव में वोटर वोट देने जाए तो देखिए हर 4 साल में, 5 साल में वोट होते हैं। तो ये तो अपेक्षा करना बिल्कुल मूर्खता होगी कि जनता 24 घंटे राजनीति के बारे में सोच रही है। उनके अपने काम धंधे हैं, वो अपने काम धंधों में रहती है। जब चुनाव आने लगते हैं, 4-5 महीने रहते हैं, 3-4 महीने रहते हैं, तब राजनीतिक चर्चाएं ज़्यादा होने लगती समाज में, तब लोग अपना अपना मानस धीरे धीरे बनाने लगते हैं। आज का ज़माना नहीं था, आज तो सोशल मीडिया पे रोज़ ही कुछ ना कुछ होता रहता है राजनीति के बारे में। इतना ज़्यादा एक्सपोजर किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी तो अपना करती है कि 24 घंटे आपको टीवी बंद करना पड़ता है, 24 घंटे राजनीति हो रही है। आप देखो नेता भाषण दे रहे हैं, फिर नेता भाषण दे के गए या कोई उन्होंने कोई ट्वीट कर दी कि नेता ने कोई बाइट दे दी, तो उस पर टीवी चैनल में लोग दिन दिन भर तक बोल रहे हैं इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, इसका मतलब जैसे सारे ज्ञानी हैं, सबको पता है इसका मतलब क्या है, खुद भाषण देने वाले खुद को तो पता ही नहीं है। खैर, आज तो ज़माना बदल गया है। उस समय की बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की। तो तब सिर्फ न्यूज़पेपर्स आते थे, शुरू हो गए थे। तो न्यूज़पेपर तो एक दिन के बाद छपेगा और उसका सर्कुलेशन भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। नेचुरली उतने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी ऐसी जैसे आज है। आज तो इंटरनेट से 1 सेकंड में सब जगह चला जाता है। उसमें तो ट्रेनों में भेजो, बसों में भेजो कहीं, तब जाके अखबार पहुँचेंगे। हमारे यहाँ भी होता है, अभी भी होता होगा शायद, पता नहीं मुझे। गाँव में जाते थे 2 दिन बाद आता था अखबार, एक दिन छप के तो उस दिन नहीं आता, नेक्स्ट डे आता था। बहुत जगह पर मैंने खुद ने देखा है, कई जगह पर कि भाई आज का अखबार कहाँ है। छोटे जगह गए हम, छोटे शहर में, करे साहब ये तो कल का अखबार है, आज तो अभी आएगा, कल का अखबार अभी आएगा, ट्रेन आई है अभी तो ट्रेन स्टेशन पे, अब आएगा वो। तो उस समय पब्लिक ओपिनियन बनना थोड़ा मुश्किल था आज के मुकाबले में, लेकिन महत्व तो उसका था ही जैसा आज महत्व है। तो पब्लिक ओपिनियन का कैसे बना जाए,
वॉल्टर लिपमैन ने इस पर बहुत काम किया है 1920s में, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। तो पब्लिक ओपिनियन क्या होता है कि राजनीतिक दल जो चुनाव में अपनी नीतियों को लेकर जा रहे हैं, वो अपनी बात को जनता तक जब पहुंचाते हैं तो पब्लिक उसको कैसे रिसीव करती है, वो पब्लिक ओपिनियन बनता है। और उसके आधार पर माना जाता है वोटिंग होगी। अगर आप विपक्ष में हो तो विपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करेगा और जनता को ये बताएगा कि मैं हमको अगर वोट दोगे तो हम इसकी आलोचना ये है, हम इसमें ये सुधार करेंगे। अब जनता उसकी बात सुनती है। जो सरकार होती है वो अपनी बात कहती है कि हमने इतने इतने काम कर दिए, इतने अच्छे काम कर दिए, अब हमको एक बार और वोट दो तो हम और इतना अच्छा काम करेंगे। जनता उनको भी सुनती है और दोनों की बातों को सुनकर वो अपना ओपिनियन बनाती है। और वो ओपिनियन एक्सप्रेस होता है किससे? अखबारों में आर्टिकल आते हैं, उसके आधार पर इंटेलेक्चुअल जो है आर्टिकल लिखते हैं, कोई किताब लिखता है, कोई कहवाघरों में चाय की थड़ियों में, जिसे हम आज कहते हैं, वो कहवाघर कहते थे वहाँ पे ब्रिटेन में। वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और डिस्कशन करते हैं कि भाई कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। जो राजनीतिक दलों के लोकल स्तर पर जो दल के सदस्य होते हैं वो मीटिंगें करते हैं, सेमिनार्स होते हैं, भाषण होते हैं, कुछ काम होते हैं, कोई इश्यूज होते हैं, उस पर अपनी आवाज़ उठाते हैं। उन सब से ओपिनियन बनता है, पब्लिक ओपिनियन। तो माना गया कि राजनीति को ये भी प्रभावित करता है। तो 19वीं शताब्दी के समाप्त होते होते ये माना गया कि भाई जो चीज़ राज्य को प्रभावित करती है, राज्य की फंक्शनिंग को प्रभावित करती है, उन सब का अध्ययन करना चाहिए। और इसीलिए गार्नर ने उस समय कहा था कि पॉलिटिक्स बिगिन्स एंड एंड्स विद द स्टेट, कि भाई राज्य को प्रभावित करने वाली जो जो चीज़ें हैं, राज्य के अंदर जो जो चीज़ें हैं, वो सब राजनीति है। तो राज्य में अंदर तो है संविधान, सरकार, 3 राज्य के अंग और उनके नियम, ब्यूरोक्रेसी, ये सब राज्य के अंदर है। और राज्य से बाहर है राजनीतिक दल और पब्लिक ओपिनियन जो राज्य को प्रभावित करते हैं। चुनाव राज्य कराता है लेकिन होते राज्य के बाहर है वो। इन सब का अध्ययन भी होना चाहिए। तो राजनीतिक अध्ययन करने का अर्थ क्या होगा? इन सब का अध्ययन करें। इन सब का अध्ययन कैसे करें? एक तो सिद्धांतिक रूप से, पहले तो सिर्फ एथिक्स और फिलॉसफी को जोड़कर राजनीति में राज्य को निर्देश दिए जाते थे, उसको राजनीतिक दर्शन कहते थे। कोई दर्शन तो यह है कि भाई क्या होगा, जीवन का क्या होगा, उद्देश्य क्या है, जो अवधारणा है वो क्या है। और एथिक्स ये है कि सही प्रकार से काम करना किसे कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर अगर राज्य काम करे तो वो राजनीतिक दर्शन हो गया। यही प्लेटो कह रहा था, अरस्तु कह रहा था, हॉब्स, लॉक, रूसो सब यही कह रहे थे। अब इसमें जोड़ दिया गया कि भाई इनके साथ साथ राजनीतिक दलों का अध्ययन भी करो। तो फिर दलों का अध्ययन कैसे करें? तो उस पर किताबें आने लगी, जैसे आपने पढ़ी होगी, सुना होगा, ग्रुप पॉलिटिक्स, बेंटले ने लिखी, ट्रूमैन ने लिखी, डेविड ट्रूमैन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, आर्थर एफ बेंटले, डेविड ट्रूमैन, ये सब लोग थे जो कि ग्रुप पॉलिटिक्स, क्योंकि ये राजनीतिक दल एक ग्रुप हो गया। तो राजनीति में समूह की क्या विशेषता है, वो कैसे काम करती है, इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ये सेफोलॉजी तो अब आया है जिसमें चुनाव की प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, लेकिन चुनाव का अध्ययन तो बहुत पहले शुरू हो गया था। चुनाव का अध्ययन करने के बाद बताया जाता था कि भाई चुनाव में लोगों ने इसको वोट क्यों दिए, उसको क्यों नहीं दिए, उसके क्या कारण है। आज भी होते हैं, हम देखते चुनाव विश्लेषण टीवी पर देखते हैं रोज़। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ तक आते आते राजनीति का अध्ययन करने का मतलब ये हुआ कि राजनीति का चूँकि क्षेत्र विस्तृत हो गया, तो उसके अध्ययन में सैद्धांतिक, दार्शनिक और संस्थागत प्रश्न तो थे ही, साथ में थोड़ा सा एम्पिरिकल भी होने लगा, यानी अनुभविक भी करने लगे। फिर राजनीतिक दल के दफ्तर में जाके बात कर लो, राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं उनसे बात कर लो, इंटरव्यू ले लो, उसके आधार पर बता दो भाई राजनीति में क्या होने वाला है। ये होने लगा। 1925 तक आते आते इसकी जो है महत्व बढ़ने लगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हो गया था ये महत्व कि राजनीति की वास्तविकता के अध्ययन ज़्यादा किया जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि राजनीतिक दल क्या कर रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से वो संविधान को परिवर्तित भी कर देगा। संविधान उसको नहीं, मान लीजिए उसने कोई कहा मैं ये नीति बनाऊंगा और कोई कहे साहब ये तो संविधान में है ही नहीं अभी, तो कहता हमको वोट दो, हम जीत के हम संविधान को परिवर्तित कर देंगे, हम उसमें संशोधन कर देंगे। तो आप राजनीतिक अध्ययन तो कर रहे हो संविधान का, और मालूम पड़ा कि राजनीतिक दल जो जीत के आ रहा है वो तो संविधान ही बदल रहा है, तो आपके अध्ययन का क्या मतलब निकला।
तो इसलिए ये माना जाने लगा कि राजनीति का अध्ययन करने के लिए यथार्थ की राजनीति का अध्ययन किया जाए, और इसको 1925 में शिकागो यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने जोर शोर से शुरू कर दिया, और उससे कहा गया बिहेवियरल, जो कहा गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। चार्ल्स मेरियम उस समय अध्यक्ष थे, उनके साथ कई नए युवा साथी थे, जिसमें डेविड ईस्टन एक नाम है, हैरोल्ड लासवेल दूसरा नाम है। इन्होंने राजनीति की परिभाषाओं को ही बदलना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा राज्य तक सीमित नहीं है राजनीति। राजनीति आप कह रहे हो राज्य को प्रभावित करने वाले तो तत्व हैं, वो भी राजनीति में मान लो आप, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि राजनीति इससे बाहर भी है बहुत कुछ। जैसे लासवेल ने कहा कि भी राजनीति का अर्थ है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये किताब का नाम है उसका। और वो कहता है ये राजनीति मुख्य रूप से शक्ति के लिए संघर्ष है। हु गेट्स, कौन प्राप्त कर रहा है शक्ति को, कैसे प्राप्त कर रहा है और क्या प्राप्त कर रहा है, यही राजनीति है। तो क्या प्राप्त कर रहा है, शक्ति। तो शक्ति चाहे राज्य में हो, जो कि सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन वो मोहल्ले में भी हो सकती है, संस्थाओं में होती है, चुनाव होते हैं। क्यों होते हैं चुनाव, यूनियन बनती है, वो क्यों बनती है, शक्ति तो होती है, वो उसको प्राप्त करते हैं। वही एक शक्ति तो ब्यूरोक्रेटिक हो गई, जो एक संस्थान का अध्यक्ष है वो तो ब्यूरोक्रेटिक आ गया। उसके बाद शक्ति तो संविधान की है। अब उस शक्ति को नियंत्रित कैसे किया जाए, तो एक दूसरी शक्ति पैदा होती है जो यूनियन की होती है, वो नियंत्रित करती है या उस पर प्रभाव डालती है कि हमारे हितों की रक्षा की जाए। तो 1925 के बाद ये शुरू होता है अमेरिका में सबसे पहले व्यवहारवादी आंदोलन, जिसे कह सकते हो। इसका प्रभाव धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने पर आने लगता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद में व्यवहारवाद, जिसे मैं कह रहा हूँ, जिसका अर्थ है कि राजनीति का अध्ययन करने का अर्थ है राजनीति के व्यवहार का अध्ययन करना, एम्पिरिकल स्टडी करना, यानी साइंटिफिक मेथड से। जो साइंटिफिक मेथड क्या है, हाइपोथेसिस बनाओ, डेटा कलेक्ट करो, डेटा का एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, डेटा पर आधारित आप निर्णय दो, फिर देखो आपकी हाइपोथेसिस सही है गलत है। जैसे भारत के संदर्भ में कह सकते हो, चुनाव में लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं नहीं देते, अब इसको आप एम्पिरिकली देखो। तो 1950 के दशक पूरा राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में प्रभावी रहा किसका, व्यवहारवादी राजनीतिज्ञों का, जिसमें आमंड, पावेल, कोलमैन, ईस्टन, हैरोल्ड लासवेल, ये सभी लोग शामिल थे। ये 1950 के दशक में तो सबने प्रबल उसमें था। इसमें नई नई अवधारणाएं दी गई राजनीति का अध्ययन करने के लिए। जो 2000 वर्षों से अवधारणाएं चल रही थी उनको छोड़ दिया गया कि भाई इनसे अध्ययन नहीं हो सकता, क्योंकि ये यथार्थ से संबंधित नहीं है। जैसे राज्य है, राज्य तो एक अमूर्त व्यवस्था है, यथार्थ की राजनीति का राज्य से क्या संबंध है। तो उनका इसकी जगह पॉलिटिकल सिस्टम शब्द काम में आना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था, तब हम समझ में आएगा। राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ है जो चुनाव होते हैं तो सारे लोग राजनीति राज्य के हिस्सा हो जाते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कोई राजनीति के बारे में बात ही नहीं करता, तो अपने अपने काम में लग जाते हैं, तब राज्य का सिकुड़ जाता है। तो राज्य कोई स्टेबल थोड़ी है, राज्य सिकुड़ जाता है, फैल जाता है। तो ये सिकुड़ना फैलना राज्य की परिभाषा में नहीं है, तो नई परिभाषा देनी पड़ेगी, नया उदाहरण देनी पड़ेगी। वो है राजनीतिक व्यवस्था, उसमें है ये कि राज्य की बाउंड्री सिकुड़ भी सकती है और फैल भी सकती है। तो डेविड ईस्टन है पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, साइबरनेटिक्स, कई नई नई अवधारणाएं आ गई। तो राजनीति के यथार्थ का अध्ययन करना पर बल देने लगे, एम्पिरिकल स्टडीज़ होने लगी, और राजनीति को एक यथार्थ की गतिविधि के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि माना जाने लगा कि इस यथार्थ की अध्ययन करने पर हमें मालूम पड़ेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके पास शक्ति है, किसके पास नहीं है। जैसे रॉबर्ट डाहल था, उसने 1961 में एक अध्ययन किया था, हु गवर्न्स, न्यू हेवन सिटी है, उसका अध्ययन करा उसने कि वास्तव में शासन करता कौन है, संविधान से नहीं होता शासन। तो उसने कहा संविधान 5-7 लोग मिलकर शासन करते हैं एक शहर में, पुलिस कप्तान, वहाँ का सीनेटर, वहाँ का बिजनेसमैन वगैरह, ये सब 4-5 लोग एक साथ मिलकर शासन कर रहे हैं। तो राजनीति इन सब के आपस में क्या संबंध है, क्या घालमेल हो रहा है, इसको देखना है। सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव उसमें संविधान में क्या लिखा है। तो 1960 तक ये चलता रहा। 1960 के अंत तक आते आते 69 में, उससे पहले 65 से पहले ही वियतनाम युद्ध जो हुआ था, उसमें जब अमेरिका बुरी तरह से उलझ गया
तो अमेरिका में इसके विरुद्ध बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन बनने लगा। और तब डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस कॉन्फ्रेंस के अपने एनुअल लेक्चर में उसने कहा कि भाई अब ये व्यवहारवाद को समाप्त करने की आवश्यकता है या उसको सीमित करने की आवश्यकता है। वी हैव नाउ एंटर्ड इन द फेज ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद आ चुका है। इसका अर्थ क्या है कि व्यवहारवाद तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट की अगर सिर्फ यही देखता रहेगा चुनाव में कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं और किसने किसको क्यों वोट दिया, तो जो बड़े जो नैतिक प्रश्न हैं उनको ऊपर कौन बात करेगा? पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जैसे अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में हिस्सा ले रहा है बिना मतलब, तो इसकी आलोचना कौन करेगा? पॉलिटिकल साइंटिस्ट ही करेंगे, और कौन करेगा? तो उनको एक्टिविस्ट होना पड़ेगा, रेलेवेंट होना पड़ेगा समाज में, वरना समाज कहेगा यार पता नहीं क्या अध्ययन कर रहे हैं, ये कह रहे हम बड़े वैज्ञानिक है और तो पता नहीं क्या अध्ययन कर, उसका कोई समाज से रेलेवेंस ही नहीं है। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि प्लेटो अध्ययन कर रहा था तो समाज के लोग जो आज पढ़ रहे हो यार इसका समाज से तो कोई रेलेवेंस है नहीं। इंटेलेक्चुअल्स में रेलेवेंस है, आइडियाज़ में इसकी रेलेवेंस है, लेकिन आम आदमी के जीवन पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि प्लेटो ने क्या कहा था, अरस्तु ने क्या कहा था। वैसे ही डेविड ईस्टन कह रहा है कि हम जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उसका आम आदमी में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो कह रहा है कि राजनीति ये हो रही है कि अमेरिका वहाँ पे इन्वॉल्व है, अब इसमें बताइए आप क्या करें। अमेरिका इंटरनेशनल जो एरिना है उसमें हस्तक्षेप कर रहा है जगह जगह पर, उसमें बारे में क्या विचार है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमारे टैक्स की जो पैसा है वो वहाँ खर्च हो रहा है, हमारे बच्चे जाके वहाँ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, फिर क्या करें हम? इसका क्या करें? तो इसका अध्ययन भी करना ज़रूरी है, इस पर स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। तो 69 में उसने ये कहा कि अब समय पोस्ट बिहेवियरलिज्म का आ चुका है और इसलिए बिहेवियरलिज्म को ख़त्म माना जाए या उसको सीमित कर दिया जाए। अब रेलेवेंस और क्रीडो ऑफ रेलेवेंस की बात की उसने। वो रेलेवेंस हमारी होनी चाहिए, मूल्य भी होने चाहिए और एक्टिविज्म भी होना चाहिए। अब 69 के ख़त्म होते होते 71 आया और उसमें जॉन रॉल्स ने किताब लिख दी थियरी ऑफ जस्टिस। तो ये जो व्यवहारवाद था ये धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ था। ईस्टन ने कहा कि भाई इसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म करना चाहिए, थोड़ा सा इसको सीमित करना चाहिए। जॉन रॉल्स ने किताब लिख दी थियरी ऑफ जस्टिस। उसने वापस से रिवाइव कर दी पॉलिटिकल थियरी जो ट्रेडिशनल थी, 2000 वर्षों से चल रही थी, जो बंद हो चुकी थी बीच में। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी जिसे कहा जाता है वो बीच में बंद हो चुकी थी क्योंकि व्यवहारवाद की बातें कर रहे थे। वही आदर्श की बातें करो ही मत, व्यवहार की बातें करो, तो आदर्श की बात क्या करना। रॉल्स ने वापस से आदर्श की बात करवाना शुरू कर दिया कि भैया ये जो राज्य है, ये अमेरिका है या कोई भी है, ये अंत में हम चाहते हैं कि न्यायप्रिय राज्य हो। तो पहले स्पष्ट तो करो न्यायप्रियता क्या होती है जिस पर राज्य स्थापित हो, फिर हम राज्य को स्थापित भी करेंगे। तो उसने थियरी ऑफ जस्टिस लिख दी। बहुत बड़ी किताब थी, बहुत शानदार किताब है। इस पर मैंने पूरा अपने दूसरे वीडियो चैनल में इस पर पूरा लिखूंगा मैं थियरी ऑफ जस्टिस पर। तो ये 1971 के बाद में वापस से थियोरेटिकल डिस्कशन शुरू हो गए। फिर रॉल्स की किताब आई तो उसके पक्ष में विपक्ष में दोनों में किताबें आई। उन्होंने रॉल्स की बहुत सी अवधारणाओं, बहुत सी मान्यताओं को चैलेंज किया। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मनुष्य को वो मनुष्य को रॉल्स अनएनकम्बर्ड सेल्फ मानता है। इसका मतलब है कि वो मानता है स्वयं निर्मित है, समाज का कोई लेना देना नहीं उससे। हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, स्वनिर्मित है। जबकि कुछ लोगों ने कहा, जिसमें बहुत से दूसरे लोग थे जिन्हें हम समुदायवादी कहते हैं, माइकल वॉल्जर है जैसे, चार्ल्स टेलर है जैसे, माइकल सैंडल है जैसे, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मनुष्य जो है वो व्यक्ति कोई भी वो एक समूह का सदस्य होता है। आप मन के कहने से थोड़ी होता है। मनुष्य का नाम भी तो दूसरे देते हैं, हमारा नाम भी तो कोई किसी दूसरे ने दिया है। तो बचपन से लेकर मृत्यु तक हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, किसी न किसी प्रकार से, जो अरस्तु ने कहा था। इसलिए ये कहना आसान नहीं है कि मनुष्य स्वतंत्र अकेला ही है, किसी की जरूरत परवाह ही नहीं करता। तो ऐसे कैसे बनाएगा वो जस्टिस, न्याय? दूसरों से सलाह तो करेगा न्याय क्या होना चाहिए, समाज की को तो देखेगा। फिर बाद में आए स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, 2006-07 में किताब आई माइकल वॉल्जर की। उसने कहा जी ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल नहीं हो सकता। हर समाज की अपनी संस्कृति है, उसका इतिहास है,
वो अपने समाज में न्याय को अलग तरह से परिभाषित करता है। आप सबको न्याय कैसे कर सकते हो? एक समाज की या धर्म में या एक क्षेत्र में बुर्का पहनना सही है, दूसरे क्षेत्र में हम कहते हैं बुर्का पहनने से महिलाओं की आज़ादी का हनन हो रहा है। अब ये दो अलग अलग बातें, अब सही गलत कैसे तय करोगे आप? या तो आप कहो साहब कि हमने जो कहा वही सही है, वो तब कहोगे जब आप कहोगे हर व्यक्ति स्वतंत्र है, समाज का कोई लेना देना नहीं है, तब तो हर आदमी स्वतंत्र होना चाहिए, कुछ भी पहने कुछ भी करे। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं साहब, समाज बहुत महत्वपूर्ण है, समाज का हिस्सा रह के हम रहते हैं, तो समाज की बात तो माननी पड़ेगी। तो ये इस तरह की कई बातें सामने आने लगी। फिर 1990 में से लेकर 93 तक आते आते सोवियत यूनियन का पतन हो गया और बहुत सारे नए राष्ट्र बन गए। उसके बाद से राजनीतिक चिंतन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और सब में आया परिवर्तन, इसमें भी आया कि राजनीतिक अध्ययन कैसे करें। अब राजनीति के इस बात पर सब लोग सहमत होने लगे, करीब करीब अधिकतर लोग, कि भाई राजनीति की ना तो एक परिभाषा हो सकती है, ना एक प्रकार का अध्ययन हो सकता है। इसी समय को हम पोस्ट मॉडर्निज्म भी कहते हैं कुछ हद तक, एक दूसरे सेंस में। उत्तर आधुनिकता भी आ गई, और सोवियत यूनियन के विघटन होने से ये समझ में भी आ गया कि भाई समाज में कोई चीज़ फाइनल नहीं है। आप कह दो मैंने कह दिया फाइनल है, वो फाइनल नहीं है। जैसे फुकुयामा ने कहा था 1993 में, अपनी किताब लिखी लिबरलिज्म एंड द लास्ट मैन, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। अरे भाई एंड ऑफ हिस्ट्री कहाँ से होगी तुम्हारे कहने से? हिस्ट्री तो अलग अलग दिशाओं में चली गई, तुम्हारी हिस्ट्री एंड हो गई होगी, बाकी की तो नहीं, उनकी तो चल रही है अभी। तो बिखराव आ गया, समाजों में बिखराव आ गया, राष्ट्रों में बिखराव आ गया, इतना बड़ा राष्ट्र टूट के अलग अलग हो गया। अभी भी कई जगह पर इस प्रकार झगड़े चल रहे हैं नए राष्ट्र बनने के। तो उस कारण से राजनीति का अध्ययन करने के भी अलग अलग दृष्टिकोण उत्पन्न हो गए। एक है फेमिनिज्म, जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। कैरोल पेटमैन है, कई लोग हैं, कई महिलाएं हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने कहा कि साहब ये आइवर यंग है कि ये जो राजनीति को आप सिर्फ मेल डोमिनेटेड मानते हो, सारे विचारक जो अब तक हुए हैं वो सब ये कहते रहे कि हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई स्त्रियाँ क्या कर रही है इसके बारे में तो बोलो, तुम्हारी आधी राजनीति तो यही है कि इसे कहते तुम पर्सनल है, इसलिए उन्होंने नारा दिया फेमिनिस्ट ने, पर्सनल इज पॉलिटिकल। कि ये कहते हैं अरे भाई घर में तो जो हो रहा है वो तो पर्सनल बात है, पॉलिटिकल बाहर है। उसने कहा पर्सनल कैसे है, घर में भी पॉलिटिक्स हो रही है, पुरुषों का प्रभुत्व बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये भी तो राजनीति है। इसका अध्ययन कौन करेगा, इसका मुकाबला कौन करेगा, इसका विरोध कौन करेगा? तो राजनीति का अध्ययन महिलाओं की दृष्टि से होना चाहिए, ये एक नया दृष्टिकोण है। दलित और पिछड़े वर्ग जो है, उन्होंने कहा कि सबल्टर्न स्टडीज़ के नाम से नई चीज़ सामने आई कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, उनकी दृष्टि से तो देखो राजनीति क्या होती है। ये तो राजाओं की दृष्टि से देखो। जैसे ये कहा भाई अगर शेर इतिहास लिखता है जंगल का, तो वो तो कहेगा मैं राजा हूँ। आप पूछो लोमड़ी से या चूहे से पूछो भाई जंगल का इतिहास क्या है, तो मालूम पड़ेगा, वो अलग दृष्टि को बताएगा। तो ये नए दृष्टिकोण आने लगे, सबल्टर्न स्टडीज़। पोस्ट कॉलोनियलिज्म आने लगा, जिन्होंने कहा भाई आप पहले तो इतने वर्षों तक दुनिया के 2/3 हिस्से पर 1/3 हिस्से का शासन रहा है, यूरोप का शासन रहा है, अमेरिका का शासन रहा है। उन्होंने 200-300 साल तक राज किया इन सब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया पर। तो उस 300 सालों का प्रभाव उन सब पर, संस्कृति पर पड़ा, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स पर पड़ा, वहाँ की परंपराओं पर पड़ा, वहाँ की समझ पर पड़ा। तो उसका तो अध्ययन करो। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म सामने आया, तो पोस्ट कॉलोनियल थियरी ऑफ पॉलिटिक्स सामने आई। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, उसका बहुत फेमस एक आर्टिकल है, कैन द सबल्टर्न स्पीक। उसने कहा जी ये जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब, जो जिन पर शासन किया है कॉलोनियल रूलर्स ने, वो जो भाषा बोलते हैं वो तो उनको समझ में नहीं आती है, राजाओं को, उनको, शासक को। कैन द सबल्टर्न स्पीक, वो बोलता क्या है? वो जो बोलता है उसको जो मिडिल मैन होते हैं वो इंटरप्रेट करके बताते हैं, उनकी भाषा को परिवर्तित कर देते हैं, उनकी इच्छाओं को परिवर्तित कर देते हैं। तो शासक को पता ही नहीं पड़ता कि जनता क्या चाहती है, तो जनता की आवाज़ को कुचल दिया जाता है। ये कहना है किसका? पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स का। एडवर्ड सईद ने लिखी थी किताब ओरिएंटलिज्म।
गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक है, होमी जे बाबा है, हाइब्रिड कल्चर की बात करता है। तो ये कई लोग आए जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म को आधार मानते हैं, जो लिटरेचर में भी आया, साहित्य में भी खूब आया और सभी विधाओं में आया, राजनीति विज्ञान में भी आया। तो आज राजनीति का अध्ययन कैसे करें फिर? तो आज किसी एक अप्रोच से अध्ययन नहीं किया जाता। आज इसलिए कहा जाता है अगर आप राजनीति का अध्ययन कर रहे हो तो पहले आप बताइए आपकी अप्रोच क्या है। आप नारीवादी तरीके से करना चाहते हो, सबल्टर्न तरीके से करना चाहते हो, पोस्ट कॉलोनियल तरीके से करना चाहते हो, बिहेवियरलिज्म के करना चाहते हो, फिलोसॉफिकल तरीके से करना चाहते हो, आइडियल तरीके से करना चाहते हो, इंस्टीट्यूशनल तरीके से करना चाहते हो, या न्यू इंस्टीट्यूशनल तरह करना चाहते हो। ये इतनी सारी अप्रोच तो मैंने आपको बता दी जो आज पॉलिटिक्स का अध्ययन करने में काम में आती है। इसलिए अंत में हम क्या कहें फिर? अंत में हम ये कहें कि भाई राजनीति आज के समय में हर क्षेत्र में व्याप्त है, केवल राज्य तक सीमित नहीं है, पहली बात। और इसलिए राजनीति का अध्ययन भी अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, रोज नई अप्रोच सामने आ रही है। इसलिए जो मेन स्ट्रीम अध्ययन करने का तरीका है वो वही है कि आप किसी भी तरह से अध्ययन करें, लेकिन आपको पहले स्पष्ट करना पड़ेगा भाई मेरा फ्रेमवर्क ये है, मैं इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। फिर आपका अध्ययन करने की जो स्ट्रेंथ है, जो आपने कुशलता दिखाई है, जो तथ्य इकट्ठे किए हैं, जिस तरह से उनको तथ्यों को बुनकर आपने एक जाल सा बनाया है, एक बहुत अच्छा थीसिस लिखी है, तब मानेंगे कि आपने राजनीति का अध्ययन सही प्रकार से किया है। तो कोई भी अप्रोच आप ले लो, लेकिन आपके अध्ययन की गूढ़ता, अध्ययन की विशिष्टता, अध्ययन की गंभीरता ये तय करेगी कि राजनीतिक अध्ययन आपने सही तरीके से किया है या नहीं किया है। ये तय नहीं करेगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, कोई भी तरीके से कर लीजिए। तो ये आज मैंने आपसे ये बात साझा की कि भाई राजनीति हमने पढ़ी थोड़ी सी, अब पहले स्पष्ट कर ले कि राजनीति का अध्ययन कैसे करें, ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए किया जाता है और किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, नमस्कार।